हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर स्तरीय का जो एग्ज़ाम होने वाला है और बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जीके जीएस करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका सेट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेट है, इसीलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 माना जाता है। ठीक है, भारत के संविधान में 2/3 तत्वों को आपका किसे लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इसके कुछ अन्य पॉइंट है, जैसे कि आपका संघीय न्यायालय की स्थापना पूछा जाए तो ये होगा आपका भारत सरकार अधिनियम। फिर आपसे पूछा जाए कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, ठीक है, 2 स्तर पर द्वैध शासन की स्थापना अगर पूछा जाए तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। फिर आपको प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना अगर पूछा जाए, है ना, तो ये भी आपका भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा। फिर आपका केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन आपसे पूछा जाए तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो इस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो प्रारंभ में बात किया तो ये 7 आपका मौलिक अधिकार थे। अब इसमें एक मौलिक अधिकार जो है ना उसको हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। इसमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आपका हुआ था 1978 में हुआ था, उसके द्वारा आपका संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300A के तहत, है ना, कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। इसको याद रखना है आपको, 300A। ठीक है, तो अब कितने हो गए वर्तमान में? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये पूछा है, प्रारंभ में पूछा है, तो प्रारंभ में कितने थे? 7 थे, इसलिए आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा। अब ये आपका जो 6 है कौन कौन से हैं? जैसे में आपका समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, संस्कृति तथा एवं शिक्षा का अधिकार हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया। ये 6 आपका क्या हो गए हैं? ये आपका मौलिक अधिकार हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए इसको समझ सकते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन प्रधारित नहीं है, या नहीं पूछा है? तो ग्राम पंचायतों का गठन होगा, है ना, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना ये होगा, कृषि एवं पशुपालन का संगठन ये भी होगा, मजदूरों का संरक्षण ये आपका नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर आपका मद्यपान निषेध, फिर आपका गोवध पर निषेध, ये सब क्या है? गांधीवादी दर्शन पर ये आपका आधारित है। ठीक है, लेकिन मजदूरों का संरक्षण यहाँ पर नहीं होगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की सांकेतिक निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो भारत सरकार आपको क्या करे? सांकेतिक निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दे रही है, तो इसका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? वित्त आयोग, है ना। और ये सब किस अनुच्छेद में बताया गया है आपको? तो ये कौन सा अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद के तहत आपसे पूछा जाए तो आप कौन सा है? 280 के तहत। तो इस अनुच्छेद को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई हैं, तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो भी है ना वो सारा का सारा आपका केंद्र सरकार में निहित की गई हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित की गई हैं? आपका केंद्र सरकार में निहित कर गई हैं। ठीक है, और इसका अनुच्छेद की अगर बात करें तो इसका अनुच्छेद कौन सा होगा? 248 हो जाएगा। तो आपको अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो वित्त आयोग वाला 280 और ये अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो 248, है ना। इसको आप एक नोट्स प्रॉपर बना करके उसको डेली 1 बाय 1 करके आप देखिएगा, तब आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहते हैं? ये तो आपको जब पता होना चाहिए। मुख्य कानूनी सलाहकार कानून के बारे में जो सलाह देता है वो कौन सा हो जाएगा? भारत के महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, वो हो जाएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद आपका कौन सा? 76 के तहत भारत सरकार को क्या करते हैं? कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 76। ठीक है, 76 के तहत, है ना, राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है, तो कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 169 के तहत आप राज्य विधान परिषद बना सकते हैं और फिर इसको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की जाए तो भाग आपका कौन सा हो जाएगा? 8 में। भाग 8 में आपको केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। जबकि यहाँ पर अगर 9 की अगर बात करें तो पंचायतों से संबंधित है। ये भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, पंचायतों से संबंधित है।
कोको कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति का खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? तो इसमें अगर बात करें तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फास्फोरिक अम्ल उसमें रहता है, इसके कारण वो खट्टा आपका स्वाद अनुभव होता है। ठीक है, वही लैक्टिक अम्ल की अगर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो खट्टा दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल की अगर बात करें तो ये पालक वगैरह में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल की अगर बात करें तो आपका फिटकिरी, सोडा इत्यादि में इसका नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो फास्फोरिक अम्ल का यहाँ पर क्या हो जाएगा? फास्फोरिक अम्ल का अगर सूत्र की बात करें तो कितना हो जाएगा? H3PO4। चलिए लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल हो जाएगा पॉजिट्रॉन। इसको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या हो गया? पॉजिट्रॉन हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज की अगर बात की वो किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, तो इसको अब आप ध्यान रखिएगा। और इसकी ईस्वी की बात करें तो ये आपका 1857 में किया था ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला कौन सा है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला कौन सा है? सर्वाधिक तत्व तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में अगर कौन सा आपका सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है तो ये कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा 78%। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्थिर ताप पर गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो क्या किया गया है? कांस्टेंट किया गया है, कांस्टेंट किया गया है। ठीक है, और यहाँ से पूछ रहा है कि गैस की नियत मात्रा का आयतन जो वॉल्यूम है वो आपका क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है किसका? प्रेशर का है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? PV इक्वल टू आप nRT आप सुने होंगे, है ना, ये फॉर्मूला जानते होंगे, PV इक्वल टू nRT, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? PV इक्वल टू क्या हो जाएगा? nRT हो जाएगा। तो ये कौन सा नियम बताता है? ये कौन सा नियम बताता है? ये आपका बॉयल्स लॉ बताता है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की बात करें तो उसमें क्या होता है कि आपका प्रेशर जो होता है वो आपका कांस्टेंट हो जाता है, और जो वॉल्यूम है, देखिए यहाँ से वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो आपका परम ताप है ना। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? धुआं किस प्रकार विलयन का उदाहरण है? तो आपका गैस में ठोस है। ठीक है, यही अगर बात करें वायु की, तो वायु की अगर बात करें तो गैस में गैस हो जाएगा। अगर एयर की बात करें, वायु की बात करें तो इसमें कौन सा है? गैस में गैस। और अगर हम कोहरा की बात करें, देखिए कोहरा क्या हो जाएगा? तो कोहरा आपका क्या हो जाएगा? आपका गैस में द्रव का उदाहरण है। तो यहाँ से देख लीजिए, धुआं गैस में ठोस, वायु गैस में गैस, कोहरा गैस में द्रव। ठीक है, चलिए लिख सकते हैं। ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा नहीं है? नहीं है यहाँ पूछा है ना। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? आपका इसमें हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका है। ठीक है, लेकिन आपका नाइट्रिक अम्ल नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा? आपका नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। लॉर्ड कैनिंग के बारे में अगर बात करें, लॉर्ड कैनिंग कौन गया? अंतिम गवर्नर जनरल है और प्रथम वायसराय हो गए। वही आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। ये भारतीय हैं, भारतीय। और लॉर्ड माउंटबेटन की अगर बात करें तो ये क्या है? ये आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस यहाँ पूछा है। तो आईपीएस की बात करें तो कौन हो जाएगा? आपका किरण बेदी हो जाएगा, है ना। वही आपसे पूछे कि आईएएस कौन है? आईएएस तो ये अन्ना जॉर्ज, ये आईएएस। ठीक है, वही आपसे पूछा जाए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश है तो ये कौन सा हो जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट कौन हो जाएगा? फातिमा बीवी। और लीला सेठ के बारे में अगर बात करें तो ये क्या थी कि उच्च न्यायालय, मतलब कि आपका हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ये कौन थी? आपका लीला सेठ हो जाएगा। तो यहाँ आईपीएस पूछा था, आईपीएस कौन सा हो जाएगा? आपका किरण बेदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन था? ये देखिए चीन हो गया। ठीक है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखिएगा। और पुस्तक मुद्रित करने वाला भी प्रथम देश अगर बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा? चीन ही हो जाएगा, जो पुस्तक को मुद्रित किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
फॉल बैक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित है? फॉल बैक की अगर बात करें तो ये आपका रेस्लिंग से संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, फॉल बैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है। तो जितने सारे मैंने यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से आपका डॉल फॉल या पुल या चित, इस तरह से आपको वर्ड आपको दिया है तो किससे संबंधित है? कुश्ती से। डॉग फॉल, इसी तरीके से आपका डॉग फॉल, पुल या चित दिया रहे तो वो भी आपका किस संबंधित होगा? आपका रेसलिंग संबंधित होगा, कुश्ती संबंधित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में आपका भाग लिया? तो ये कौन सा हो जाएगा? 1934। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत के बारे में किया जाए तो ये 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। और भारत ने आपका सर्वप्रथम कब भाग लिया? तो ये सब सर्वप्रथम कब भाग लिया? तो 1934 में, है ना। और ये जो राष्ट्रमंडल खेल थे वो सर्वप्रथम जो 1930 में हुए थे वो कहाँ पर आपका ये किया गया था, आयोजन उसका किया गया था? तो ये आपका हैमिल्टन में, जो कि कहाँ है? कनाडा में। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। भारत के किस राज्य का समुद्र तट रेखा सबसे अधिक लंबा है? तो ये तो आप जानते होंगे, गुजरात का है। सबसे छोटा की बात करें तो ये गोवा का हो गया। चलिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ से किला दर्रा यहाँ दिया हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है। फिर बोमडिल्ला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में दिया हुआ है। ठीक है। उसी तरीके से आपका दिया हुआ है यहाँ नाथुला दर्रा, ये मेघालय में दिया हुआ है। फिर जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर दिया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? नाथुला दर्रा आपका सिक्किम के बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। बाकी सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। और जोजिला जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में आपका सही है। ठीक है, चलिए लिख सकते हैं। सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो किसकी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है। अगर ब्रह्मपुत्र के बारे में अगर बात करें तो ये मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के सर्वाधिक भू क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लगभग 42% भाग पर ये पाई जाती है। लगभग कितने परसेंट भाग पर? 42% भाग पर पाई जाती है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी बात किया है तो इसमें किस प्रकार का पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो पोटास और चूना की प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है। पोटास और चूना इसमें क्या होते हैं? प्रचुर मात्रा में होते हैं। जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस का इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस का इसमें अभाव होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और अगर बात करेंगे कि धान, गेहूँ या गन्ना, आलू, तिलहन या दलहनी फसलें मुख्यतः इस मिट्टी में उपजाई जाती है। कौन कौन सी? जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया, तिलहन हो गया, दलहनी फसलें हो गया, इस प्रकार की मिट्टी में आपका उपजाए जाते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? जैसे यहाँ दिया है सलाल, उरी, आपका दुलहस्ती, ये पर्वती आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक अधिक है? तो यहाँ जलमार्ग के बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका ये NW4 हो जाएगा। ठीक है। इसकी जो आपका लंबाई की अगर बात करें तो 2890 यहाँ पर किलोमीटर यहाँ पर है। ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? ये तो आपको पता होगा, ये वाराणसी में है। कुछ एक आध दो जो क्वेश्चन है वो मैंने सिंपल ऐसे ही डाल दिया है। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? देखिए यहाँ उष्णकटिबंधीय की बात किया जा रहा है ना। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। देखिए सवाना है ना, सवाना, लानोस, कंपोस और पंपास। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पंपास नहीं है। ये जो पंपास है ना ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है ना, जो कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। ये आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है ना। और ये किस प्रकार का है? ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय है। इस बात को आप ध्यान रखिए, कहीं नोट कर लीजिएगा। और सवाना, लानोस और कंपोस ये क्या है आपका? ये आपका उष्ण कटिबंधीय है। सवाना की अगर बात करें तो ये अफ्रीका में है। ठीक है। कंपोस की अगर बात करें तो ये ब्राज़ील में है। और लानोस की अगर बात करें तो ये वेनेजुएला में है। तो इस बात को आपको ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा कहीं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर है ना पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वो कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ब्राज़ील में है। ठीक है।
1992 में यूएन के द्वारा ये किया गया था। तो इसमें क्या क्या है, पर्यावरण और सतत विकास पर ये किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये बेंगलुरु होगा कि आपका हैदराबाद होगा, कोलकाता होगा, कौन सा हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। ठीक है, नागपुर में ये आपका, नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है, तो आपका महानगर में, जो आपका महानगर कौन कौन सा हो गया, जैसे दिल्ली हो गया आपका, फिर बम्बई हो गया, फिर आपका कोलकाता हो गया, ठीक है, फिर आपका चेन्नई हो गया, फिर एक और सिटी हो गया आपका हैदराबाद हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ग्रीन आर्मी आपको ऑस्ट्रेलिया यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं, कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका फाइटोप्लैंक्टन्स, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स हो जाएगा। और पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए कौन जिम्मेवार है, फाइटोप्लैंक्टन्स जिम्मेवार है। पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें उपस्थित जो भी ऑक्सीजन है उसके अधिकतर मात्रा के लिए, उसके मात्रा के लिए कौन जिम्मेवार है, यही जिम्मेवार है। इसको तो बहुत आप याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये VVI। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न से किस संबंधित है, तो ये आपका ओजोन परत के क्षय को रोकने संबंधित है। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन परत के क्षय को रोकने संबंधित है। ठीक है, ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये जो प्रोटोकॉल है ये 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 1989 से ये क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था। और ओजोन परत का जो क्षरण करने वाले जो पदार्थ हैं, कौन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसको क्या करना, उसका प्रयोग को कम करना, हटाना है ना, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए आपको प्रसिद्ध थी, तो ये तो जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ये तो आपको पता होगा। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में जैन धर्म समाज किया, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था ये। इनमें से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी कला हो जाएगी, तो गांधार कला हो जाएगी, जो कि किसके नाम से जाती है, आपका ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। भारतीय और यूनानी कला का ये सम्मिश्रण शैली है, भारतीय और यूनानी कला का ये सम्मिश्रण शैली है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसके संरक्षक की अगर बात करें तो शक और कुर्स्तान इसके संरक्षक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, तो उस समय जो आपका कौन उस समय शासक था, तो इस बात को ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश है ना, गुलाम वंश का ये आपका शासक था। ठीक है, तो उसी समय ये क्या किया था, सिंध पर आक्रमण किया था, कौन, चंगेज खान ये आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था, तो ये लोधी हो गया, लोधी वंश। इसमें कौन कौन सा, जैसे पहला होगा गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी हो गया, इसके बाद तुगलक हो गया, इसके बाद सैयद हो गया, इसके बाद क्या, लोधी वंश हो गया। और इब्राहिम लोधी इस वंश का अंतिम शासक था, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इसके बाद क्या हुआ, बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। नेक्स्ट, अकबर द्वारा शुरू किए गए धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था, तो विश्व बंधुत्व है ना, दीन ए इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया था। और इसका मुख्य जो उद्देश्य था क्या था, आपका विश्व बंधुत्व था। और ये दीन ए इलाही कब चलाया गया था, आपका 1582 ईस्वी में चलाया गया था अकबर के द्वारा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। ये तो क्वेश्चन बहुत बार आपका आया हुआ है, अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इवन BPSC में भी कई बार इस क्वेश्चन को आपका पूछा हुआ है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो तीसरा अधिवेशन था आपका कौन सा, 1887 का अधिवेशन था। पहला अधिवेशन 1885, दूसरा अधिवेशन 1886 और तीसरा अधिवेशन 1887 में, है ना। एक वर्ष के अंतराल पर ये अधिवेशन होते थे। और अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बात की जाए तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कौन से थे, व्योमकेश चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, स्थान कौन सा था, बम्बई था, ये जानते होंगे आपको। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा ये कब किया गया था, तो इसका आंसर तो आप जानते होंगे 1917 में इसका साबरमती जो आश्रम है उसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, तो अगर हम बात करें कि साइमन कमीशन की अगर बात करें तो ये 3 फरवरी 1928, ये 3 फरवरी आपका हो जाएगा 1928 हो गया। ठीक है,
दूसरा अगर बात करें चौरी चौरा जो हत्याकांड था वो 5 फरवरी, ये 5 फरवरी हो जाएगा, 5 फरवरी 1922। ठीक। पूना पैक्ट की अगर बात करें तो ये 24 सितंबर, ये 24 सितंबर आपका हो जाएगा 1932 अगर हो जाएगा। ठीक। और गांधी इरविन समझौता की अगर बात करें तो ये 5 मार्च, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्च आपका 1931 हो गया। ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये 12 मार्च 1930 को हुआ था। ये जो अगर बात करें तो ये 12 मार्च 1930 को हुआ था। तो यहाँ से आप बता दीजिए 1930 को हुआ था। तो ये आप देख लीजिए कि कौन सा हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से किसका संग्रह है, ये कविताओं का संग्रह है ना, ये जानते होंगे आप। और इनको इसी के लिए क्या 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि का। और इस अर्थ की अगर बात करें गीतांजलि का तो ये क्या होता है, गीतों का उपहार होता है, गीतों का उपहार। ठीक है। गीतांजलि मूलतः किस भाषा में लिखी गई, तो बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। हिंदी। भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है, ये देखिए करंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ दिया हुआ है चीन, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, इंडोनेशिया को हराकर आपका क्या हुआ। ठीक है। तो ये आपका ये थॉमस कप की अगर बात करें तो किस समय था, आपका बैडमिंटन समय था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, राजीव कुमार को बनाया गया है। और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये नंबर तो आपको याद रखना है, 25वें नंबर के हैं। ठीक है। और इनका कार्यकाल जो है वो कब तक रहेगा, तो फरवरी 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो इसीलिए 2025 तक तो आपको याद ही रखना पड़ेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस आपका शहर में किया गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, कोलकाता। ठीक। तो दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय, म्यूजियम ऑन व्हील, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कोलकाता। तो आप इसको आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम ये दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, है ना, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और इसमें उपस्थित वर्णक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोफिल, और इसी की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके, फोटोसिंथेसिस क्रिया करके, है ना, जो आपका पौधे हैं वो आपका भोजन बनाते हैं। तो आपका जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो हरित लवक इसको हिंदी में बोलते हैं, वो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है उसको। ठीक है। और पर्णहरित जो क्लोरोफिल है उसमें ये पूछा जाता है कि उसमें कौन से आपका धातु पाया जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना आपको, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, कौन सा, क्लोरोफिल में, पर्णहरित में पाया जाता है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका वेंटिंग एवं वेस्ट के द्वारा ये किया गया था। ठीक है। इंसुलिन का आविष्कार किया गया था। इंसुलिन में क्या पाया जाता है, तो ये जिंक पाया जाता है, इंसुलिन में क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। ठीक है ना। और ये जो है ना, ये जो आपका है ये अमाशय के बीटा सेल से स्रावित होता है। ये कहाँ से स्रावित होता है, ये अमाशय के बीटा सेल से आपका स्रावित होता है। और इसका काम क्या होता है, तो रुधिर में आपका ग्लूकोज की मात्रा जो होती है उसको सामान्य बनाए रखने में ये आपका उपयोग होता है। तो जिंक की अगर कमी हो जाती है तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप सुने होंगे कि आपको क्या देता है, इंसुलिन का आपको किसी को इसको मधुमेह हो जाता है उसको इंसुलिन का क्या देता है, उसको इंजेक्शन दिया जाता है। तो लिख सकते हैं, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे क्या बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं। तो जब दो अस्थि जब एक दूसरे से जुड़ी होगी तो उसको हम लोग स्नायु कहेंगे। ठीक है। लेकिन मांसपेशी और अस्थि जब जुड़ी हुई रहती है एक दूसरे से तो उसको हम लोग टेंडन कहते हैं, टेंडन। इसको अभी आप ध्यान रखिएगा, टेंडन, है ना, जब मांसपेशी और आपका हड्डी जब जुड़ी रहती है तब इसको टेंडन बोलते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर, विटामिन B1, तो ये विटामिन B1 थायमिन ये, ठीक है। डी कैल्सीफेरोल, कैल्शियम कैल्सीफेरोल। विटामिन ए यह देखिए स्कॉर्बिक एसिड, ये गलत हो गया यहाँ पर, स्कॉर्बिक एसिड नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए के लिए क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन B12 ये साइनो कोबालमिन, ये ठीक है, साइनो कोबालमिन यहाँ पर, ठीक है, कोबाल्ट उसमें रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड किसका हो जाएगा, विटामिन सी का हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, स्कॉर्बिक अम्ल। तो यहाँ पर ए के लिए क्या यूज करेंगे, ए के लिए हम लोग रेटिनॉल का यूज करेंगे। और विटामिन B6 की अगर बात करें तो पायरोडॉक्सिन हो जाएगा इसका, विटामिन B6 से क्या हो जाएगा, पायरोडॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा क्या है, तो ये पेंटोज शर्करा है।
ठीक है। कौन सा शर्करा है? डीएनए और आरएनए में अगर बात की जाए तो पेंटोस शर्करा ही पाई जाती है। डीएनए में यह डीऑक्सीराइबोज के नाम से जानी जाती है, और आरएनए में अगर बात करेंगे तो यह राइबोज के केवल से नाम जानी जाती है। ठीक है, इन दोनों को आपको याद रखनी है। डीएनए में यह डीऑक्सीराइबोज के नाम से जानी जाएगी, और आपका आरएनए में ये राइबोज के नाम से जानी जाती है। तो कौन सा? पेंटोस आपका शर्करा होती है। ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सी का मतलब विष होता है, तो विष से संबंधित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और कैंसर को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? तो ये आपका क्या कह रहा है कि नाइट्रेट संदूषित भोजन और जल के उपयोग से होता है, तो इसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, तो यदि भोजन तथा जो जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह शरीर के लिए क्या हो जाता है? हानिकारक हो जाता है ना। तो इसमें आपका जो है ना, ये बच्चों को इस प्रकार की बीमारी पड़ जाती है, और ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये बहुत घातक बीमारी आपका होती है। इस निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में काम आता है? तो इसमें जो ऐसा एंजाइम है जो कि आपका क्या है, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, तो कौन सा? लाइसोजाइम होता है। ठीक है, ये एंजाइम है ना जो हानिकारक जीवाणु को क्या करता है? नष्ट कर देता है। ठीक है। टाइलिंग अगर एंजाइम की अगर बात करें तो ये जो आपका मुख्य रूप से क्या इसका कार्य है कि स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। स्टार्च जो है उसको शर्करा में तोड़ देगा। और अगर बात करेंगे जाइमेज की अगर बात करेंगे तो ये ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। ये जाइमेज क्या होता है? ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लाइसोजाइम हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए अमाशय, अमाशय से क्या होता है? अम्ल का आपका ये होता है, श्रावण होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा? बड़ी आंत से जल का अवशोषण होता है, ये भी ठीक है। यकृत क्या है? ये सबसे बड़ी ग्रंथि अगर शरीर की बात की जाए मानव शरीर की तो कौन सा है? ये यकृत है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इनमें सभी है, तो सभी सही रहे। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में स्मरण करने की क्षमता कहाँ होती है? ये तो आप जानते होंगे, सेरिब्रम। ये तो सेरिब्रम आपको पता ही होगा। ठीक है, जिसको प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क का एक मुख्य भाग है ये। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका सेरिब्रम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करता है? ये तो आपको पता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। भारतीय साख समिति द्वारा कृषकों को किस प्रकार का निधि देता है? देखिए भारतीय साख समिति के द्वारा है ना कृषकों को किस प्रकार का निधि देता है? तो ये अल्पकालीन भी ऋण रहता है, मध्यकालीन भी ऋण रहता है, और दीर्घकालिक भी ऋण प्राप्त किया जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष कब होता है? वित्तीय वर्ष की बात करें तो ये आपका चलेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर है ना। स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति क्या कहते हैं? अगर किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व। इस बात को आप ध्यान रखना है। और ये जो जड़त्व होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वो आपका मास पर, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है ना। ये आपका इसका जड़त्व का कोई भी मात्रक या बीमा नहीं होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, और न्यूटन की गति का प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो वस्तु के ये किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि हम 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक आपका बस है, ओरिजिनल बस की बात कर रहे हैं, और एक टॉय बस है। तो दोनों में अगर जड़त्व की बात करें किसमें आपका मास अधिक है? जो ओरिजिनल बस है उसमें है ना। तो जड़त्व किसका है? अधिक हो गया जो ओरिजिनल बस है। जो टॉय वाला है, जो खिलौना वाला बस है, वो हल्का है, उसमें जड़त्व कम है। तो ये द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। इसका कोई भी मात्रक और बीमा नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ये तो सोलर प्लेट है ना, इसमें सिलिकॉन का चिप लगा रहता है। नेक्स्ट, किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कोई भी द्रव है उसको तापमान में वृद्धि करेंगे तो जो पृष्ठ तनाव हो जाएगा ना वो घट जाएगा। ठीक है, कह सकते हैं कि जो आपका पृष्ठ तनाव है ना, पृष्ठ तनाव जो है वो आपका टेम्परेचर का क्या होता है? आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा? घटेगा। इसीलिए अगर आप गर्म सूप को पीते हैं तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और वो आपका पूरा जो जीभ है ना उस पर, टंग है उस पर फैल जाता है, तो अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ध्वनि का तारतम्य या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि के किस पर होता है? आवृत्ति पर होता है। जो आपका फ्रीक्वेंसी है उसका ना उस पर होता है। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज को गर्म तार या जीवित तार में लगाया जाता है, उदासीन तार में लगाया जाता है
है ना, भू संपर्क तार में लगाया जाता है, ए और बी दोनों में। तो यहाँ तो ये उदासीन तो होगा नहीं, है ना, भू संपर्क होगा नहीं, और ये दोनों होगा नहीं। जब ए और बी आपका होगा नहीं, ये बी होगा नहीं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जो आपका जो फेज तार होता है ना, उसमें आपको लगाते हैं, ठीक है। जो जीवित तार इसको होता है ना, उसमें आपका श्रेणी क्रम में इसको लगाते हैं। इस तरीके से आपका यहाँ पर आपका ये वायर जा रहा है, तो यहाँ पर फ्यूज लगा दिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है ना, तो ये फ्यूज हो गया श्रेणी क्रम में। फ्यूज जो होता है वो किसका बना होता है, वो आपका टीन और सीसा, टीन और सीसा का ये मिश्र धातु है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इस बात को ध्यान, टीन और सीसा का मिश्रण कौन है, फ्यूज है। नेक्स्ट, लोकलांसिस सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। लोकलांसिस सेल में कौन सा उपयोग किया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है ना। तो इस बात को आपकी ध्यान रखना है। चलिए, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, तो इसका कारण क्या है, अपवर्तन इसका कारण है। जैसे अपवर्तन का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के समय होता है। मान लीजिए कोई आपका लिक्विड है, उसमें आपका क्या कर दिए कि जो एक छड़ को आप उसमें डुबा दिए, और वो आप ऊपर देखने से क्या होता है, टेढ़ा दिखाई देता है, तो ये भी अपवर्तन का आपका क्या है, कारण होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद देखते होंगे कि आपका सूर्य है ना डूब जाने के बाद भी दिखाई देता है ना, उसकी लालिमा है, तो ये किसके कारण होता है, अपवर्तन कारण होता है ना। और जल में अगर मान लीजिए अंदर में मछली पड़ी हुई है, तो वो लगता है कि कुछ है ना गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, या आपने ग्लास में सिक्का डाल दिया, तो क्या अपना वास्तविक जो आपका गहराई है उससे थोड़ा ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक से कारण होता है। ये सारा का सारा आपका अपवर्तन कारण होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। निम्नलिखित में से किस रंग या वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए यहाँ पर अपवर्तनांक की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो अपवर्तनांक की अगर बात करें तो यहाँ पर बैगनी जो आपका कलर है ना, इसका अपवर्तनांक सबसे आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि आपका तरंगदैर्घ्य की अगर बात करें, तो तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, ये तरंगदैर्घ्य जो लैम्डा हो जाएगा इसका, ये कम हो जाएगा, सबसे कम। और सबसे ज़्यादा अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें तो ये लाल का हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इसका तरंगदैर्घ्य होता है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, उसका जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जिसका आपका जो तरंगदैर्घ्य है वो ज़्यादा रहेगा, तो विक्षेपण वहाँ क्या रहेगा, कम होगा। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो विक्षेपण वहाँ पर क्या होगा, कम होगा। और जिसका आपका तरंगदैर्घ्य कम है ना, तो उसका जो विक्षेपण जो है वो ज़्यादा हो जाए। जैसे बैंगनी का तरंगदैर्घ्य कम है तो विक्षेपण क्या हो जाएगा, ज़्यादा उसका होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य क्या है, ज़्यादा है, इसलिए विक्षेपण कम होता है। इसीलिए हम लोग सिग्नल वगैरह पर आप देखते होंगे अधिकतर लाल का यूज किया जाता है, जो लाल कलर है उसका यूज किया जाता है ना, जो लाल लाइट है उसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ से देखिए करंट कुछ क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है ना, कौन यहाँ पर बनी है, तो इसका नाम कौन सा हो जाएगा, जया वर्मा सिन्हा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चलिए भारत की अध्यक्षता में G20 का 21वां स्थायी आपका सदस्य कौन बना हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अफ्रीकी संघ हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 है ना स्टैचू ऑफ ऑनेस का अनावरण कहाँ किया गया, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ओंकारेश्वर आपका जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर आपका किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये अभी हाल फिलहाल में करंट न्यूज में आपका ये आपका चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुराने संसद भवन का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, संविधान सदन, अमृत सदन, भारत सदन, लोकतांत्रिक सदन, कौन सा हो जाएगा, संविधान सदन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए इसको समझते हैं। विश्व की सबसे ऊंची नटराजन प्रतिमा है ना, ये आपको कहाँ स्थापित की गई है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका भारत मंडपम, जो कि कहाँ पर है, आपका नई दिल्ली में है, यहाँ पर आपको स्थापित की गई है। और ये जो है नटराजन प्रतिमा है ना, ये अष्ट धातु का मूर्ति है ये, ठीक है। इसमें अष्ट धातु में कौन कौन से इसमें धातु हैं, जैसे सोना, चांदी, टीन, पारा, तांबा, लोहा, जास्ता, शीशा, ये क्या है आपका अष्ट धातु, 8 धातु उसमें है ना। एक बार फिर से सुन लीजिए, सोना, चांदी, टीन, पारा, फिर तांबा, लोहा और फिर जास्ता और शीशा, है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो ये अपना भारत देश कर रहा है ना। और इसमें अगर ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात करें तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये शाहरुख खान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना हुआ है, तो ये आपका होयसला मंदिर, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ये आपका कौन सा बना हुआ है, 42वां आपका बना हुआ है। और अगर 41वां अगर आपसे पूछे तो 41वां कौन बना हुआ है ना, शांति निकेतन, कहाँ पर है ये वेस्ट बंगाल में है। तो 41वां भी याद रखना है और बलियाशुली में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट,
फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? देखिए पहला तो आप ध्यान रखिएगा, डूरंड कप ये किसे समेत है? ये आपका फुटबॉल समेत है, ये तो पहले आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका खिताब किसने जीता है? तो ये मोहन बागान FC ने इसका खिताब जीता है 2023 का, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2023 में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है? खाद्य पशु के पूर्वोत्तर के जो मिथुन हैं उनको मिला हुआ है। इसके संरक्षण पर ध्यान देने के लिए इनको ऐसा किया गया है ना, खाद्य पशु का टैग मिला है ये। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से आपका पेश किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको दोस्तों है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो आपको इसको जितनी सारी जानकारी है आपको इस कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको जितनी सारी जानकारी थी आपको समझ में आई होगी, और ये जो आपका सीरीज है वो आपका 5000 प्लस क्वेश्चन का ये आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।